एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। मैंने ठाकुर को कमरे के वस्त में फेंका और कहा, एक मर्तबा फिर सुन लो, अगर तुम्हारा कोई मुलाजिम पुलिस के पास गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे मुल्क की पुलिस मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। ठाकुर अपनी गर्दन मसलते हुए बोला, वो मेरे मुलाजिम हैं, पुलिस के नहीं। मुझसे पूछे बगैर कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। मैंने कहा, अब तुम मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करो, तुम्हें यरगमाल के तौर पर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। पुलिस का खतरा दूर होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने अचानक कहा, मैंने सुना है कि तुम मुसलमान हो। मैंने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। वो बोला, मैंने ये भी सुना है कि मुसलमान जबान देकर उससे फिरते नहीं हैं। मैंने कहा, यह भी तुमने ठीक ही सुना है। वो बोला, फिर मुझसे वादा करो कि अगर मैंने तुम्हें हिफाजत से निकाल दिया तो तुम मेरी जान नहीं लोगे। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो मेरे मजहबी जज्बात उभार कर अपनी जान बचाना चाहता था। मैंने उसकी चाल उसी पर उलट दी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम भी राजपूत हो और मैंने सुना है कि राजपूत भी बहुत बहादुर कौम है। ये लोग भी किसी को कॉल देते हैं तो उसे मरते दम तक निभाते हैं। उसकी गर्दन एकदम तन गई और वो बावकार अंदाज में बोला, तुमने भी ठीक सुना है। मैंने हंसकर कहा, फिर एक वादा तुम भी करो, आज के बाद गांव की हर लड़की को अपनी बहन और बेटी समझोगे। ये कहकर मैंने गौर से उसके चेहरे का जायजा लिया, फिर जरा तवक्कुफ करके कहा, अगर तुम ये वादा कर लो तो मैं भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ठाकुर चंद लम्हे तजब्जुब की कैफियत में रहने के बाद आहिस्ता से बोला, ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद गाँव की हर लड़की को अपनी बहन समझूंगा। मैंने हंसकर कहा, गुड। मैं भी वादा करता हूँ कि अगर तुमने और तुम्हारे आदमियों ने मुझसे ताउन किया तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर मैंने लहजा बदल कर कहा, मगर एक बात का ध्यान रहे, इस मुल्क में भी मैं बेबस और तन्हा नहीं हूँ। मुझे कभी तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत मिली तो मेरे आदमी तुम्हें पाताल में से भी खोद निकालेंगे। उसने झुंझलाकर पूछा, मुझसे क्या चाहते हो अब? अचानक बाहर से कई गाड़ियों के इंजनों की आवाज आई। मैं भड़क कर खिड़की की तरफ बढ़ा। उसी वक्त कोई मेगाफोन पर बोलने लगा, कामरान, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना बेमौत मारे जाओगे। मैंने वहशतज़दा होकर ठाकुर का गिरेबान पकड़ लिया और उसे घसीट कर खिड़की के पास ले गया। फिर उसकी गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल रखते हुए कहा, इन लोगों से कहो कि वापस चले जाएं, वरना मैं पूरा रिवॉल्वर तुम्हारे जिस्म पर खाली कर दूंगा। मेरा लहजा इतना फैसला कुन था और उसमें इतनी सफाकी थी कि ठाकुर लरस कर रह गया। उसने खिड़की का एक पट खोला और फटी फटी आवाज में चीख कर बोला, यहाँ कोई कामरान नहीं है, ऑफिसर, तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है। फिर वो बड़बड़ाने लगा, किसी कुत्ते के पिल्ले ने पुलिस के पास जाने की हिम्मत की है, मैं उसके पूरे खानदान को जिंदा जला दूंगा। मेरी आवाज में वहशत थी। मैंने कहा, जिंदा तो तुम जब जलाओगे जब खुद जिंदा रहोगे। उस लम्हे मुझे खुद अपना लहजा अजनबी महसूस हुआ। वो बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ पुलिस तुम पर हाथ नहीं डाल सकती। उसके अंदर का ठाकुर एकदम बेदार हो गया। वो इब्तिदाई सदमे से संभल गया था। फिर बोला, यह भी एक राजपूत का वचन है। उसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। मेगाफोन फिर चीखने लगा, खुद को पुलिस के हवाले कर दो कामरान। ठाकुर इस मर्तबा गरज कर बोला, मैंने कहा ना, यहाँ कोई कामरान नहीं है ऑफिसर, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उसके लहजे में तहक्कुम था। पुलिस ऑफिसर मेगाफोन पर चीखा, पुलिस के लिए मुश्किलात पैदा मत करें ठाकुर साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो दहशतगर्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठाकुर बिफर कर बोला, मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी हवेली में कदम भी रखा तो खून की नदियां बह जाएंगी। तुम सबको अपनी जिंदगियां और नौकरियां बचाना है तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं चीफ मिनिस्टर से बात करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ठाकुर की बात सुनकर चंद लम्हे को वहां सन्नाटा छा गया। फिर मेगाफोन चीखने लगा, ठाकुर साहब,
कानून की मदद करें, वरना हम ये समझेंगे कि आप भी इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। ठाकुर चीख कर बोला, तुम कुछ भी समझो, मगर कामरान यहाँ नहीं है। मेरी हवेली में वारंट के बगैर घुसने की कोशिश मत करना, ये तुम लोगों के लिए वार्निंग है। फिर वो चीख कर अपने आदमियों से बोला, रणबीर सिंह, प्यारे लाल, बलवंत सिंह, निर्मल दास, तुम सब सुन लो। अगर ये लोग 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से न जाएं तो इन पर फायर खोल देना। फिर वो मुझसे बोला, आओ मेरे साथ, अभी दोनों तरफ से फायरिंग होगी, उसी की आड़ में तुम निकल जाना। मैंने जहरीले लहजे में कहा, ये इतना आसान नहीं है ठाकुर साहब। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारे आदमियों की तरफ से फायर हुआ तो उन्हें हवेली में घुसने का बहाना मिल जाएगा। ठाकुर जल्दी से बोला, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी अपने आदमियों को रोकता हूँ। ये कहकर वो फिर खिड़की के पास गया और बुलंद आवाज में बोला, रणबीर सिंह मेरे पास आओ। फौरन ही एक राइफल बरदार वहां पहुंच गया। मैंने ठाकुर की गर्दन पर फिर रिवॉल्वर रख दिया ताकि रणबीर सिंह हीरो बनने की कोशिश न करे। ठाकुर बोला, पुलिस पर फायर न करना, ये मैंने सिर्फ उन लोगों को धमकाने के लिए कहा था। जाकर अपने आदमियों को रोको। रणबीर सिंह दौड़ता हुआ दोबारा बाहर चला गया। ठाकुर अचानक चौंक उठा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराकर बोला, मेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। हवेली से एक खुफिया रास्ता बाहर खेतों में निकलता है, मुझे उसका ध्यान ही नहीं रहा। बरसों पहले मेरे पुरखों ने जब ये हवेली बनाई थी तो ये खुफिया रास्ता भी बनाया था। उस रास्ते का पता सिर्फ रघु और रणबीर सिंह को है। रघु तो अब रहा नहीं, मैं रणबीर सिंह को साथ में ले लूंगा ताकि कोई खतरे में न रहे। मेगाफोन पर एक बार फिर आवाज आई, तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दी जा रही है कामरान, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। उसकी आवाज में अब झुंझुलाहट थी। ठाकुर ने चीख कर पूछा, तुम्हें विश्वास है ऑफिसर के कामरान यहाँ है? ऑफिसर बोला, हाँ हमें विश्वास है। दूसरा आदमी 1 घंटा पहले पकड़ा जा चुका है। ये सुनकर मुझे धचका लगा कि पुलिस ने एहसान को गिरफ्तार कर लिया है, मगर उसका केस मुख्तलिफ नौयत का था। वो पुलिस को मतलूब नहीं था, न उस पर संगीन नौयत का कोई इल्जाम था। ज्यादा से ज्यादा उस पर मेरी आनत का इल्जाम लगाया जाता। यह भी बात की बात थी, खान साहब उससे पहले ही उसे रिहा करवा सकते थे। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गया। ठाकुर बोला, आओ चलें। मुझे ठाकुर के इस बदले हुए रूप पर हैरत हो रही थी। वो जालिम और अय्याश जरूर था, मगर अभी तक उसमें एक बहादुर राजपूत भी जिंदा था। अपने पुरखों की तरह वो कौल देकर उसे निभाना भी जानता था। फिर अचानक ही मेरी जहनी रौ बहक गई और मैंने सोचा कि मुमकिन है ये ठाकुर की कोई चाल हो। मुझे बेबस करके अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता हो। मुझे बेबस करने के बाद वो इत्मीनान के साथ पुलिस से कह सकता था कि कामरान ने गन पॉइंट पर मुझे सब कहने पर मजबूर कर दिया। मैं मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों में घिरा, बोझल कदमों से उसके पीछे चल रहा था। कॉरिडोर में निकलते ही उसे अपना एक मुलाजिम दिखाई दिया। ठाकुर ने उससे कहा कि रणबीर सिंह को भेज दो। मुलाजिम फुर्ती से बाहर की तरफ दौड़ गया। फिर फौरन ही रणबीर सिंह वहां आ गया। ठाकुर ने उसे मुखातिब किया, बोला, रणबीर सिंह, खुफिया रास्ते की चाबी लेकर आओ और अपने आदमियों से कहो कि जीवन और अमर सिंह की लाशों को गायब कर दें। रणबीर सिंह इस फैसले से खुश नहीं था। नागवारी उसके चेहरे से अयां थी। वो मुझे कहर आलूद नजरों से घूरता हुआ चला गया। फिर चंद मिनट के बाद हम हवेली के एक ऐसे कमरे में खड़े थे जिसमें काठ कबाड़ भरा हुआ था। उसी कमरे की दीवार गिर अलमारी में खुफिया रास्ते का दरवाजा पोशीदा था। अलमारी के दोनों पट खोलकर रणबीर सिंह उसमें दाखिल हो गया। फिर उसने वसी और इस अलमारी के निचले हिस्से का एक तख्ता उठाया तो मुझे सीढ़ियां दिखाई दी। उन सीढ़ियों पर पहले रणबीर सिंह उतरा, उसके बाद ठाकुर, फिर मैं उतरा। वो जीना बहुत तंग था, उस पे एक वक्त में एक आदमी ही चल सकता था। जीने पे उतर के मैंने पहले अलमारी के दोनों पट बंद किए, फिर मजीद नीचे जाकर निचले हिस्से का तख्ता भी बराबर कर दिया। अचानक वहां घुप अंधेरा हो गया। मैं फुर्ती से नीचे उतरा और ठाकुर का हाथ पकड़ लिया। मुझे खदशा था कि अंधेरे से फायदा उठाकर ठाकुर या रणबीर सिंह मुझे बेबस करना चाहेगा, मगर ये सिर्फ मेरा वहम था। सीढ़ियां खत्म हुई तो मेरे पांव पुख्ता फर्श से टकराए। मैं ठाकुर का हाथ पकड़े अंधों की तरह ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर के बाद मेरी आंखें अंधेरे से मानूस हुईं तो मुझे ठाकुर और रणबीर सिंह के हयूले दिखाई दिए। हम तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल चलते रहे। एक जगह पहुंचकर रणबीर सिंह रुक गया और हाथ ऊपर करके उस सुरंग की छत में कुछ तलाश करने लगा। दूसरे ही लम्हे छत के उस हिस्से में चौकोर खला नमूदार हो गया। अचानक ताज़ा हवा के झोंके महसूस हुए तो मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। रणबीर सिंह उछलकर उस खला में लटक गया। फिर उसने अपने पूरे जिस्म का बोझ हाथों पर डाला और माहिराना अंदाज में बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर ठाकुर को ऊपर घसीट लिया। फिर रणबीर सिंह के अंदाज में मैंने भी जंप लगाई और दोनों हाथों से दीवार पकड़कर झूल गया। फिर उसी की तरह मैं अपने जिस्म का बोझ हाथों पर डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा।
जो ही मेरे जिस्म का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला, कोई हयूला सा मुझ पे झपटा। मैंने चीते की तरह बरक रफ्तारी का मुजाहरा किया और पलक झपकते में बाहर निकल गया। मुझ पर झपटने वाला रणबीर सिंह था। मुझे बाहर निकलता देखकर उसने राइफल सीधी की और मेरा निशाना ले लिया। मैं हैरत से आंखें फाड़े रणबीर सिंह को घूर रहा था। मेरे बदतरीन अंदेशों की तस्दीक हो गई थी। फिर रणबीर सिंह ने राइफल को लोड किया और उसका सेफ्टी हटाने के बाद ट्रिगर पर उंगली रख दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ने लगा। अभी निकालता हूँ तेरी दहशतगर्दी, रणबीर सिंह ने जहरीले लहजे में कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू ठाकुर साहब का गिरबान पकड़ ले, उन्हें बेइज्जत करे। मैंने गुर्रा कर कहा, ठाकुर ये सब क्या है? ठाकुर ने जोरदार क़हक़हा लगाया और बोला, तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? तुम क्या समझते थे मेरे आदमियों को मारने के बाद इतनी आसानी से निकल जाओगे? मैंने तंज़िया लहजे में कहा, तुम राजपूत हो? ठाकुर ने हंसकर कहा, हाँ मैं राजपूत हूँ, जभी तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। फिर वो हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, वैसे अदाकारी कैसी थी मेरी? तुम जैसा ट्रेंड दहशतगर्द भी धोखा खा गया। मैं जहाँ बैठा था वहाँ की मिट्टी बहुत भुरभुरी थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में मिट्टी से मुट्ठियां भर ली। फौरी तौर पर मुझे रणबीर सिंह से खतरा था। मुसल्ला सिर्फ वही था, ठाकुर तो खाली हाथ ही था। मैं उस वक्त मुहावरतन नहीं, हकीकतन रणबीर सिंह की आंखों में धूल झोंकना चाहता था, मगर वो कमबख्त बहुत मोहतात था और किसी चीते की तरह चौकन्ना खड़ा था। मैंने ठाकुर को बातों में उलझाने की खातिर कहा, ये अगर कोई चाल थी तो बहुत घटिया चाल थी। राजपूत कम से कम बुज़दिल नहीं होते, अब शायद होते हूँ। ठाकुर तपे हुए लहजे में बोला, बहुत ज्यादा बकवास सुन चुका हूँ मैं तेरी। पुलिस के हवाले करने से पहले तुझे अधमुआ तो मैं करूंगा। फिर वो तहक्कुम आमेज लहजे में रणबीर सिंह से मुखातिब हुआ। बोला, इस दहशतगर्द के हाथ पांव बांध कर हवेली में ले आओ। रणबीर सिंह बोला, जो हुक्म मालिक। और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैं जानता था कि मैं खाली हाथ हूँ, इसलिए वो बहुत एतमाद से मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर ठहर गया और दुरुस्त लहजे में बोला, अपने हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो जाओ महाराज। मैं चाहता भी यही था। बैठे बैठे उसकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल था। मैं आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। मेरे दोनों हाथ भी ऊपर उठे हुए थे। रणबीर सिंह का चेहरा अब पूरी तरह मेरी जद में था। मैंने अचानक दायां हाथ लहराया और रणबीर सिंह की आंखों में मिट्टी डाल दी। उसके साथ ही मैंने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ी। रणबीर सिंह बौखला कर फायर भी कर सकता था, मगर रणबीर सिंह को फायर करने का होश ही कब था। वो मुझे इंतहाई फोहश गालियां दे रहा था और बुरी तरह आंखें मसल रहा था। मैं तेजी से उसके अकब में पहुंचा और दाएं हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। बायां हाथ मैंने राइफल पर डाल दिया। दूसरे ही लम्हे राइफल मेरे हाथ में थी। रणबीर सिंह तड़प कर बैठा। मैंने राइफल के बट से उसके सर पर जरब लगाई, फिर उसे देखे बगैर ठाकुर के पीछे दौड़ लगा दी। क्योंकि बाजी पलटते देख कर वो एक तरफ भाग निकला था। मैंने आधे मिनट से भी कम अरसे में उसे जा लिया। मैंने कहा, मौत से बचकर कोई भाग सका है क्या ठाकुर, जो तुम भाग रहे हो? मेरे पास वक्त नहीं है, वरना तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारता। अब बताओ, मोहब्बत और जंग में क्या कुछ जायज होता है, ताकि उसकी रोशनी में तुम्हें सजा दे सकूं। वो बोला, सुनो कामरान। ठाकुर बेकाबू सांसों को दुरुस्त करने लगा, फिर थके थके लहजे में बोला, ये सब उस रणबीर सिंह का हरामीपन था। मैंने चटाक से उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैंने कहा, जलील कमीने, उसने तेरी खातिर, बल्कि तेरे खाए हुए उस नमक की खातिर जान दाव पर लगाई थी, और तू इसे हरामीपन कह रहा है। वो बोला, उसने मेरी हुक्म उदूली क्यों की? मैंने कहा, बस ज्यादा ड्रामा मत कर ठाकुर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं साफ साफ बात करने का आदी हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। वो बोला, देखो गलती मेरी थी कि मैंने उसके मुंह पर फिर थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो, अब मैं कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं हूँ। बस अब इस दुनिया को आखिरी बार अच्छी तरह देख लो। ठाकुर की आवाज लरज गई। मेरी बात सुनो कामरान, मेरी मदद के बगैर तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। मैं तुम्हें हिफाजत से बाहर भी निकालूंगा और इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी साथ पुश्तें बैठ कर खाएंगी। मैंने तज़हीक आमेज़ अंदाज में पूछा, इतना पैसा है तुम्हारे पास? वो बोला, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे पुरखों ने जो दौलत हीरे और जवाहरात की शक्ल में छोड़ी थी, वो अभी तक मौजूद है। तुम वो सब ले जाओ। मैंने उसके मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने गुर्रा कर कहा, वो तो मैं खैर ले ही लूंगा, मगर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैंने राइफल फेंक कर उसकी गर्दन दबोच ली। मैं फायर करके पुलिस को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करना चाहता था। वो बोला, मेरी बात तो सुनो कामरान। मैं उसकी आवाज हलक में घुट कर रह गई। मैंने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन दबोच ली थी। फिर मैं उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता ही चला गया। वो बुरी तरह तड़प रहा था, हाथ पांव मार रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मज़ाहमत में कमी आने लगी। मुझ पे उस वक्त खून सवार था। ठाकुर की आंखें दोनों हलकों से उबली पड़ रही थीं, जबान कुत्ते की तरह बाहर लटक रही थी। फिर वो अचानक साकित हो गया। मैंने बेदर्दी से उसे जमीन पर फेंक दिया।
उसका जिस्म आड़ा तिरछा जमीन पर पड़ा और गोया चीख चीख कर कह रहा था कि देख मुझे, जो दीदा इबरत निगाह हो। कुछ फासले पे उसका जाननिसार मुलाजिम रणबीर सिंह पड़ा था, वो भी शायद जान से गुजर गया था। मैंने आगे बढ़कर उसका जायजा लिया, वो जिंदा था। राइफल के बट से उसका सर जरूर फट गया था, मगर खून जाया नहीं हुआ था। उसकी सांस भी हमवार थी और नब्ज भी नॉर्मल अंदाज में चल रही थी। मैंने चंद लम्हों तक गौर किया कि उसके साथ मुझे क्या सलूक करना चाहिए। उसे अगर मैं यूं ही छोड़ देता तो होश में आते ही पुलिस को बता देता कि कामरान किस तरफ गया है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं गांव में किस जगह खड़ा हूं। इतना मुझे यकीन था कि मैं अभी गांव के अंदर ही था। हम लोग सुरंग में इतना नहीं चले थे कि गांव की हुदूद से बाहर निकल जाते। मैंने कुछ आगे बढ़कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। जहां मैं खड़ा था वहां से कुछ फासले पर खेतों का सिलसिला शुरू हो रहा था। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। थोड़ी ही देर में उजाला फैलने वाला था। सुबह होने से पहले मुझे वो गांव छोड़ना था। मैंने रणबीर सिंह की कनपटी पर एक हल्की सी जरब और लगाई और अंदाजे से हवेली की मुखालिफ समत में चल दिया। रणबीर सिंह कम से कम मजीद 1 घंटे के लिए अंटा गफील हो गया था। मैंने उसकी राइफल नाकारा करके वहीं छोड़ दी। मुझे ये भी खतरा था कि कहीं कोई गांव वाला मुझे न देख ले। गांव के लोग तो यूं भी मुंह अंधेरे बेदार हो जाते हैं। चलते चलते मुझे ऐसा लगा जैसे वो जगह मेरी देखी हुई है। फिर अचानक मुझे हरी चाचा की झोंपड़ी नजर आई। मैं तेजी से उसी तरफ बढ़ गया। मेरी दस्तक के जवाब में दरवाजा हरी चाचा ने ही खोला। मुझे देखकर वो मारे हैरत के बुत बन गए। मैंने हंसकर कहा, इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो हरी चाचा? मैं कामरान हूँ, उसका भूत नहीं। उन्होंने जल्दी से मुझे अंदर घसीट लिया और सरगोशी में बोले, आहिस्ता बोल बेटा, पुलिस यहाँ से अभी नहीं गई। फिर वो चौंक कर बोले, मगर तुम हवेली से बाहर कैसे निकले? हवेली को तो पुलिस ने घेर रखा है। मैंने कहा, बस किसी न किसी तरह निकल ही आया। तुम जरा ये मालूम करो कि पुलिस गांव से बाहर तो मौजूद नहीं है। वो बोला, अभी पृथ्वी शहर से आया है। गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है। मैंने ये न पूछा कि पृथ्वी कौन है और इस वक्त शहर से क्यों आया है। मैंने मुस्तरिब होकर पूछा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी है? हरी बोला, कई रास्ते हैं। मैंने कहा, फिर मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो जहाँ पुलिस का खतरा न हो। हरी चाचा ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। फिर वो कुछ सोच कर बोले, तुम ये खेस अच्छी तरह लपेट लो। उन्होंने पलंग की पायंती में रखा हुआ खेस उठाकर मेरे हवाले किया। हम एक लंबा चक्कर काट कर बिल्कुल मुखालिफ समत में जा निकले। हरी चाचा ने बताया कि अब गांव से बाहर निकल आए हैं। फिर उन्होंने एक पगडंडी की तरफ इशारा किया और बताया कि यही पगडंडी पकड़ कर चले जाओ। 1 घंटे में बड़ी सड़क पर पहुंच जाओगे। वहां से तुम्हें कोई लारी या ट्रक इलाहाबाद पहुंचा देगा। मैं गो के इलाहाबाद से आया था, मगर मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि शहर से इस गांव तक पहुंचने में हमें कितना वक्त लगा था। मैंने एक मर्तबा फिर हरी चाचा का शुक्रिया अदा किया। उनसे रुखसत होकर मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ रवाना हो गया। उस वक्त मुझे ये इत्मीनान था कि मैं 1 घंटे में मेन रोड तक पहुंच जाऊंगा। पुलिस अगर मेरे पीछे आई भी तो उसी रास्ते से आएगी जिसे गांव वाले इस्तेमाल करते थे। ये रास्ता शायद निस्बतन लंबा था, इसीलिए लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते थे। सुरंग से बाहर आते हुए रिवॉल्वर भी मेरे हाथ से गिर गया। रणबीर सिंह की राइफल मैंने जानबूझकर नहीं ली थी, इसलिए मैं एक बार फिर निहत्था था। मैं अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था कि बाईं तरफ की झाड़ियों से कोई उछल कर मेरे सामने आ गया। सुबह काजिब का वक्त था, इसलिए सब कुछ मुझे वाज़े दिखाई दे रहा था। मैं सन्नाटे में रह गया। मेरे सामने पुलिस का एक कांस्टेबल खड़ा था। कांस्टेबल ने कव्वे किसी आवाज में पूछा, इस समय कहां से आ रहे हो? मैंने घबराने की अदाकारी की, कहा, अरे गांव से आ रहे हैं, और कहां से आएंगे? उसकी मकरू आवाज फिर गूंजी, कौन से गांव से? मैं एकदम सटपटा गया। मैंने उस गांव में कई घंटे गुजारे थे, मगर मुझे वहां का नाम मालूम नहीं था। मैं गलत नाम बताता तो वो मशकूक समझकर मुझे धर लेता। मैंने संभल कर जवाब दिया, अरे हमरा रास्ता काहे खोटा करत हो भैया, हम ठाकुर साहब के गांव से आ रहे हैं। फिर मैंने चौंकने की अदाकारी की, कहा, मगर भैया ये लफड़ा का है? उधर गांव में भी बहुत पुलिस थी, कोई वारदात भय गई क्या? कांस्टेबल ने एकदम मुझ पर राइफल तान ली और करख्त लहजे में बोला, अपने हाथ ऊपर उठाओ और आगे आगे चलो। मैंने झल्ला कर कहा, मगर काहे? उसने टपट कर कहा, अभी जान जाओगे सब कुछ। कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैंने कहा, हम मोहन हैं। और कांस्टेबल ने चीखने की कोशिश की और उसे खांसी आ गई। बोला, बकवास बंद करो, चलो उस तरफ। उसने राइफल से इशारा किया। ये नई उफ्ताद गले पड़ गई थी। कांस्टेबल न जाने मुझे कहां ले जा रहा था। मुमकिन है वहां उसके और साथी भी मौजूद हों। मैं उस वक्त तन्हा आदमी से तो निमट सकता था, मगर यहाँ से बाहर निकल कर न जाने क्या सूरत हाल पेश आती। मैंने उस कांस्टेबल से वहीं निमटने का फैसला कर लिया। मैं चलते चलते बुरी तरह लड़खड़ाया। कांस्टेबल मुझसे चंद कदम पीछे था। मैं रुका तो वो एकदम मेरे नजदीक पहुंच गया
उसे गुमान भी ना होगा कि मैं निहत्था होकर उस पर हमला करने की जुर्रत करूंगा। मैं बिजली की तेजी से पलटा और राइफल की नाल दोनों हाथों में जकड़कर कांस्टेबल को जोरदार झटका दिया। दूसरे ही लम्हे राइफल मेरे हाथ में थी। मैंने राइफल एक तरफ उछाली और इससे पहले कि वो हलक से कोई आवाज निकालता, मैंने उसके मुंह पर हाथ जमा दिया। दूसरे हाथ से मैंने उसकी कनपटी पर जरब लगाई। वो मेरे हाथों में झूल गया। ये सारी कार्रवाई 1 मिनट से भी कम वक्त में हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं कांस्टेबल की जान लेना नहीं चाहता था और उसे यूं ही छोड़ने में भी खतरा था। वो होश में आते ही चीख चीख कर सबको मेरे बारे में बता देता और पुलिस मुझे धर लेती। मैं उस इलाके से वाकिफ नहीं था, वरना मेन रोड पर जाने के बजाय किसी गांव में छुपने की कोशिश करता। मैंने कांस्टेबल की राइफल उठाई जो उसकी कमर से बंधी हुई बेल्ट में जंजीर से मुंसलिक थी। गोलियों की बेल्ट भी कब्जे में की, मगर फिर वही सवाल आ गया कि कहाँ जाऊं। मैं राइफल हाथ में लेकर आजादाना घूम भी नहीं सकता था। वहां से कुछ फासले पर घने दरख्तों का एक झुंड था। मैंने चंद लम्हे गौर किया, फिर उसी झुंड की तरफ बढ़ गया। फिर मैं फुर्ती से एक घने दरख्त पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर मैं इत्मीनान से शाखों में फंस कर बैठ गया। मैंने सोचा था कि 2-4 घंटे बाद जब पुलिस मेरी तलाश में नाकाम होकर वापस जाएगी तो मैं भी उतरकर इलाहाबाद की तरफ रवाना हो जाऊंगा। मैं शाखों में कुछ यूं फंस कर बैठ गया कि अगर बैठे बैठे मुझे नींद आ जाती तो मैं नीचे न गिरता।